जय हिंद दोस्तों आज मैं बड़े दिनों बाद YouTube चैनल पे आ रहा हूँ और ख़ासकर एक अपनी स्क्रीन पर आ रहा हूँ। उससे पहले मैं एक्चुअली इंडिया में साउथ इंडिया के टूर पर था। लगभग 15 दिन मैं साउथ इंडिया कर्नाटका में रहा और हुबली के अंदर मेरे 10-12 दिन, वहाँ लगभग 15 दिन बीते। तो इस वजह से और थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपकी ये वीडियोज़ नहीं बना पाया। लेकिन दोस्तों टॉपिक बड़े ही खतरनाक चल रहे थे और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कन्हैया लाल केस में खासकर हमारे को करनी ज़रूरी थी कि असलियत में कन्हैया लाल मामला है क्या और किस तरीके से। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया, सब चीज़ें रिसर्च खैर क्या, जो भी इंफॉर्मेशन बेसिक्स थी उनके ऊपर। तो अपना एक ओपिनियन जो डेवलप हुआ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ में नुपुर शर्मा जो कि इस समय पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई हुई है और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी और अलग अलग डायमेंशंस को समझने की कोशिश की जाएगी कि असलियत में भारत जा किस तरफ रहा है, मुस्लिम्स जो हैं भारत के अंदर वो किस गलती को कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किस तरीके से उस गलती को सुधारने की कोशिश करी। दूसरा कि हिंदू यहाँ पर पक्ष जो है वो कौन सी गलती वो कर रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर आप अपनी यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और मेरे से जुड़ जाइए। हम बाकी प्रिपरेशन के मामले में उससे आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कन्हैया लाल केस। दोस्तों असलियत में मामला शुरू होता है नुपुर शर्मा के एक बयान से। नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया। असलियत में नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके दो फैक्ट्स थे, दो मामले थे। एक उसको दो तरीके से देखा जाए कि एक तो फैक्चुअली और दूसरा जो इंटेंशन थी वो मामला। अब आप समझिए, फैक्चुअली जो नुपुर शर्मा ने कहा, YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर जाकिर नाइक जैसा भी, हालांकि मैं उसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्कॉलर नहीं मानता, एक डिस्टॉर्टेड स्कॉलर, जाकिर नाइक जैसा बंदा भी वही फैक्ट कह रहा है जो कि नुपुर शर्मा ने कहा, यानी फैक्चुअली वो मामला ठीक था। इंटेंशन कि किस इंटेंशन से कहा, किस इंटेंशन से इस मामले को कहा, तो यहां पर उस इंटेंशन के ऊपर सवालिया निशान है। हालांकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मामले में आज भी डिस्कशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट का एक बयान भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि हमने भी देखा कि नुपुर शर्मा को उकसाया गया, प्रोवोक किया गया और उकसावे में आकर नुपुर शर्मा ने बयान ये दे दिया जिसका आज के दिन खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इसका मतलब ये कि इंटेंशन पर सवालिया निशान है, लेकिन उन इंटेंशन के लिए जो प्रोवोकेशन था उसको भी सरकार ने इग्नोर नहीं किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर नहीं किया। 15 दिन तक ये मामला बिल्कुल ना उठता दोस्तों, लेकिन 15 दिन के बाद एकदम से जुबैर नाम के जो फैक्ट चेकर थे उसको गिरफ्तार किया गया। अब उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि वो जो जुबैर था उसकी इंटेंशन असलियत में इंडिया के अंदर एक तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट करना था, क्योंकि जानबूझकर तस्लीम रहमानी से रिलेटेड मामले को दबाया गया और नुपुर शर्मा के मामले को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, इतना बुरी तरह प्रोजेक्ट किया गया, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि जानबूझकर बिना किसी प्रोवोकेशन के नुपुर शर्मा ने इंटेंशनली, ना कि किसी का जवाब देते हुए बल्कि इंटेंशनली नुपुर शर्मा ने पूरे के पूरे मामले में जो है प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस जुबैर खान का जो भी मामला था उसका एक रिएक्शन आया और वो रिएक्शन जो है वो कतर के मामले में आया। मैंने इस मामले में वीडियो बनाया है कि दोस्तों असलियत में
कतर को भारत के मुसलमान अपने मुसलमान ब्रदरहुड की कैटेगरी में ना रखें। असलियत में कतर ने जो भी किया वो सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी, सऊदी अरेबिया से उसकी जो एक इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को लेकर जो टेंशन्स चल रही हैं, जो खींचातानी चल रही है, उसको देखते हुए कतर ने अपने इस मामले को आगे बढ़ाया। ये याद रखिए कि केवल उसको देखते हुए भारत से उसने ऐसी फॉरेन पॉलिसी दिखाई जिसके अंदर भारत का इस्तेमाल करके पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया को नीचा दिखाने की कोशिश थी। यानी कि कतर ने यूज्ड इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडिया, और इसने इंडिया और इंडियन मुस्लिम्स का इस्तेमाल किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को चमकाने के लिए। इसमें उसका इंडिया से कोई किसी तरीके का लेना देना नहीं था। यहां मैं इंडियन मुस्लिम्स को बेवकूफ मानूंगा इस मामले में, खासकर कि अगर मामला हमारा है, यहां मामला हमारे देश का है, हिंदू मुसलमानों के बीच का है, भाई भाई का मामला है, ऐसे में कतर को बीच में लाकर कतर जिंदाबाद के नारे जिसने लगाने शुरू किए और ये कहना शुरू किया कि एक छोटे से मुस्लिम देश ने हिंदुस्तान की मोदी सरकार को दबा दिया, घुटनों पे ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारे के सारे जो मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं, भाई ऑब्वियस सी बात है, इसी इंटेंशन, इसी हरकतों की वजह से बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में हैं उन्हें इन मुस्लिम्स को दोगला या गद्दार या किसी भी तरीके के शब्द कहने का मौका मिल जाता है। और यहां पर वो फिर सावरकर की टू नेशन थ्योरी, पितृभूमि, मातृभूमि और क्या नाम है, पुण्य भूमि का कंसेप्ट को सही प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं और फिर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो असलियत में यहां जो कतर की एंट्री थी उसे आप मोटे तौर पर देख लीजिए दोस्तों कि कतर की एंट्री का दूर दूर तक किसी तरीके से इंडिया के मुस्लिम्स या प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती से कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया के मामले में अपना एक जिसे कहते हैं वर्चस्व दिखाना था, अपना एक उल्लू सीधा करना था और वो करके निकल लिया। और इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो तालियां बजा रहे थे कि वेरी गुड, कतर भी सामने आया, इस्लामिक वर्ल्ड सामने आया और उन्होंने यहां पर उन रेडिकल हिंदूज को सही प्रूव कर दिया। रेडिकल जो हिंदूज हैं उन्हें सही, बिल्कुल सही प्रूव किया कि भाई असलियत में इसे समझिए कि जो सावरकर की पॉलिसी को सही मानते हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखा ये जो मुस्लिम्स हैं ये इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं, जो भी वो वर्ड्स यूज करते हैं, और इंडिया को दुनिया के सामने नीचा दिखाते हुए प्राउड फील करते हैं। हालांकि इसमें इंडियन मुस्लिम्स का अपना एक पक्ष था, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इंडियन मुस्लिम्स के पक्ष से ज्यादा शोर उन रेडिकल हिंदूज का सुनाई देने लग गया और सोशल मीडिया उस पूरे मामले में पटा पड़ा था। खैर, जैसे ही यहां पर रिएक्शन आया, यहां पर इस रिएक्शन का असर ये हुआ कि शोर मचना शुरू हुआ कि भाई गुस्ताख की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये जो स्लोगन था ये पूरे भारत में देखने को मिला। जैसे ही ये स्लोगन आना शुरू हुआ, यकीन मानिए जिस समय पर इंडियन मुस्लिम्स, इंडिया के अंदर मुस्लिम्स जिस समय पर ये नारा लगाते हैं, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर, उसी सेकंड जो भी गुस्ताख है उसकी एक ही सजा टाइप में ये जो नारा लगता है, उसका सीधा सा एक मतलब ये है कि असलियत में
कॉन्स्टिट्यूशन और शरिया के अंदर यहां पर शरिया बड़ा है और पूरे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर मुस्लिम्स को कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ये एक मैसेज क्रिएट होता है और जब ये मैसेज क्रिएट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे मैसेज का एक रिएक्शन हिंदू के अंदर भी क्रिएट होगा कि आप अगर सर तन से जुदा की बात कर सकते हैं तो तस्लीम रहमानी से लेकर वो AIMIM का जो लीडर है वो जिस तरीके से शिवलिंग और योनि को सेक्सुअल ऑर्गन्स कहकर हंस रहा था, उस आदमी का सर तन से जुदा करने वाले भी तो इंडिया में बैठे होंगे। ओवैसी के ऊपर जो गोलियां चली, अगर सर तन से जुदा का नारा ठीक है तो ओवैसी पे गोलियां चलाने वाले जो लड़के हैं वो क्यों गलत कह सकते हो? किस आधार पर गलत कह सकते हो? अगर आप सर तन से जुदा नारे को ठीक कह रहे हैं और ओवैसी पर गोली चलाने वाले को गलत कह रहे हैं तो ओवैसी के छोटे भाई ने जिस तरीके से श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या हमारे आराध्यों का पूजा पाठ, हमारे जो देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाया तो वो भी तो ठीक नहीं है। तो असलियत में ये रिएक्शन ही है कि अगर एक तरफ से नारा आ रहा है कि हम प्रॉफेट मोहम्मद की किसी भी तरीके से इंसल्ट को सहेंगे नहीं और दूसरी तरफ ओवैसी जो है वो इस तरीके से शब्द इस्तेमाल करता है हिंदू आराध्यों के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं यहां पर ये अगर ठीक है तो ओवैसी को गोली मारने वाले लड़के गलत कैसे हो सकते हैं? अपने दिल से पूछिए। मैं तो हिंसा के हर तरीके से विरोध में हूं। मेरे से लिए तो हर वो इंसान जो संविधान से अलग हटके बात कर रहा है या संविधान से अलग चल के अपने डिसीजन थोपने की कोशिश कर रहा है या फिर संविधान को ना मानकर शरिया या किसी भी दूसरे धर्म ग्रंथ या किसी भी मजहबी किताब को मान रहा है, तो मैं तो हर उस इंसान को जाहिल, अनपढ़, गवार ही कहूंगा कि भाई संविधान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और ऐसे में अगर ये लोग अपने प्रोटेस्ट्स के लिए, चाहे CAA NRC था, चाहे हिजाब था, चाहे कुछ भी था, ऐसे में जब यही लोग शरिया एक तरफ रेफरेंस दे रहे होते हैं शरिया का और दूसरी तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर खड़े होते हैं, तो मेरे जैसा बंदा भी सीधा सीधा सवाल करता है कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को ढोंग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? CAA NRC में तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और सरतन से जुदा में तुम्हारे को जो है वो क्या नाम है शरिया चाहिए। ये दोगलापन नहीं चलेगा। अगर मेरे जैसा बंदा ये सोच पाता है या कहना शुरू कर दे तो रेडिकल हिंदूज जो एक्सट्रीम लेवल पर सोचते हैं वो तो फिर क्या सोच रहे होंगे वो समझिए। यहां तक चलो ठीक है कि अभी तक नारा लगा, लेकिन असलियत में हम अगर इस नारे को केवल नारे तक लेकर बैठे और केवल प्रोटेस्ट तक लेकर बैठे तो शायद एक बार को मामला सुलझ जाए। अगर इस नारे को केवल नारे तक लेकर बैठे कि ठीक है यार नारे लगाए सब घर चले गए, किसी ने कुछ किया नहीं, ठीक है, और उसके बाद चुपचाप अपना अपना काम में लग गए, तो इससे भी माहौल नहीं बिगड़ता, रिलेशंस कहीं ना कहीं सुधरे रहते हैं, सेटलमेंट बनी रहती है, सिस्टम चलता रहता है। लेकिन एकदम से जब आप देखते हैं कि कभी वो जो कमलेश तिवारी था उसको गोली मारी जाए, उसके सर पे 51 लाख का इनाम रखा जाए, और उसके बाद दूसरे तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर भी एक इंसान को केवल इसलिए मार दिया जाए क्योंकि उसका भी एक एंगल आ रहा है कि जब ये जो क्या नाम है
कन्हैया लाल जो है इसकी हत्या की गई, तो उसी का एक एंगल महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिला है, जिसमें एक इंसान को दो मोटरसाइकिल पर सवार लोग आते हैं, मारकर चले जाते हैं और लगभग वैसे ही मारा जाता है गला रेत कर जैसे कि कन्हैया लाल को मारा गया, और अब उस पर भी सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। होगा क्या? अब ऐसे में कन्हैया लाल को मार दिया, यानी कि जो नारा लगाया गया उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। यहां मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाना चाहूंगा। मैं जब 7th क्लास में था, 6th क्लास में था, तो 6th क्लास से में मेरा एक दोस्त था मनीष। दोस्त क्या था, क्लासमेट था। मैं उस टाइम नया नया आया था हरियाणा से और इतना कुछ वो था नहीं, लेकिन आदत थी तो ऑब्वियस, बच्चे तो बच्चे हैं, मुझे लेकिन याद है कि मामला क्या था। बच्चे उसको कुत्ते के नाम से चढ़ाते थे, ओए कुत्ते इधर आ, ओए कुत्ते इधर आ, और वो चिढ़ जाता था। भाऊ भाऊ करते थे, कुत्ते नहीं भाऊ भाऊ, ओए भाऊ भाऊ, ऐसा एक वर्ड। छोटे बच्चे हैं। अब जब वो भाऊ भाऊ करें और वो चिढ़ जाए, वो मारना पीटना शुरू कर दे, कुछ भी फेंक के मार दे। अब जब वो कुछ भी फेंक के मार दे तो बच्चों को पता लग गया कि उसका व्यवहार है। अब बच्चे क्या करें, दूर खड़े होकर इधर से भाऊ भाऊ करें, फिर उधर से भाऊ भाऊ करें, फिर तीसरा, फिर चौथा, पूरी क्लास उसको करना शुरू कर दे। और कई बार अगर मान लिया टीचर नहीं है तो 1-2 क्लास के शरारती लड़के भाऊ करें और पूरी की पूरी क्लास जो है वो उसको देख देख के वो करे, और वो अपना बैग, कॉपी, किताब कुछ भी था वो बच्चों को फेंक के मारना शुरू कर दे। शुरुआत में मेरे को भी ऐसा ही लगा, मैं भी 1-2 बार चिढ़ा देता था। एक दिन आराम से बैठा हुआ रो रहा था। मैंने पूछा, क्यों तू चिढ़ता क्यों है? कहते यार ये मुझे कुत्ता कहते हैं। मैंने कहा पहली बात तो तू है क्यों, है नहीं, अगर नहीं है तो तू चिढ़ता क्यों है? और अगर तू जितना ज्यादा चिढ़ेगा वो उतना ज्यादा चिढ़ाएंगे, डोंट रिएक्ट। वो बचपने वाली बात है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता था। मेरे छोटा भाई और जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं, बच्चे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो मुझे भी एक निक नेम से चिढ़ाते थे। मैं चिढ़ना शुरू हो जाता था। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, बेटा जब तक चिढ़ेगा तो ये चिढ़ाते रहेंगे, तू भी हंसना शुरू कर दे, और 2-3 बार हंसेगा तो वो तुझे चिढ़ाना बंद कर देंगे। यही चीज मैंने उसे समझाई। अब ऑब्वियस सी बात है, उसे समझाई तो उसे समझ में आ गई कि मैंने चिढ़ना नहीं है। अब एक बार क्लास ने बहू करना शुरू किया तो उसने भी बहू करना शुरू कर दिया। अब क्लास वालों को समझ में आ गया कि यार ये चिढ़ने वाला नहीं है। लेकिन एक शरारती लड़का और था, अंकित नाम था उसका। उसने क्या किया, ओए, अब वो फिर चिढ़ गया, उसने फिर कॉपी फेंक के मारी। अब पूरी क्लास को पता लग गया दोबारा चिढ़ रहा है। अब नॉर्मली बात ये थी कि 7th क्लास तक आते आते वो अपना सर पीट लेता था क्लास में, और जैसे ही मैडम जाती थी वो चुपचाप क्लास से बाहर भाग जाता था। ना रिसेस में किसी से बोलना, ना और कुछ, यहां तक कि पूरी क्लास में की जगह अब तो स्कूल के अंदर बदनाम हो गया। लास्ट में जाकर उसे 7th क्लास में उसके पेरेंट्स को 7th क्लास में उसका नाम कटवाकर दूसरे स्कूल में भेजना पड़ा। और जब पता लगा 12वीं क्लास के अंदर वो लड़का मिला तो अब वो फ्रस्ट्रेटेड था। क्यों फ्रस्ट्रेटेड था? क्योंकि हर क्लास में उसको चिढ़ाने वाला कोई ना कोई ऐसा मिल जाता और वो रिएक्ट करता। वो रिएक्शन दे दे के इतना परेशान हो चुका था कि मैं क्या करूं, और कोई ना कोई उसे किसी ना किसी मामले में चिढ़ाता रहता, वो रिएक्ट करता रहता। कभी उसका सर फोड़ दिया किसी ने, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। भारत के मुस्लिम्स के साथ भी यही हो रहा है। न केवल भारत, दुनिया के मुस्लिम्स के साथ यही हो रहा है। ओवर पोजेसिवनेस टुवर्ड्स रिलीजन, धर्म के प्रति कुछ ज्यादा ही भावनात्मकता, कुछ ज्यादा ही उसमें डिवोशन रखना। उसका असर क्या होता है? जब बहुत ज्यादा आप उसमें ओवर पोजेसिवली काम करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं, तो देखो पोजेसिव होना बुराई नहीं है, लेकिन उस मामले में जरा से बात या किसी भी मामले में चिढ़ जाना वो हद बुरा है। सैमुअल पैटी की गर्दन उतार देना अल्लाहू अकबर का नाम लेकर, क्योंकि उसने कार्टून दिखाया था।
ऐसे ही चर्च में जाकर दो लोगों को कत्ल कर देना, कभी किसी की गर्दन उतार देना, कभी किसी की गर्दन उतार देना। पूरी दुनिया के अंदर ये जो मुस्लिम्स हैं यहां, ये किसी ना किसी तरीके से खड़े होकर रिएक्ट कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये हो रहा है कि अब लोगों को ये कमजोरी पता लग गई कि तुमने ये 4 या 5 फैक्ट्स या 4 या 5 इश्यूज बोलने हैं और मुस्लिम रिएक्ट करेगा, और जैसे ही मुस्लिम रिएक्ट करेगा तुम्हारा नाम एकदम से ऊपर आ जाना है। तो लोग अब इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। इसको प्रोवोक करने का काम असलियत में मुस्लिम स्कॉलर्स जो टीवी पे बैठे हैं वो खुद करते हैं। भाई ना तो आप शिवलिंग और योनि को सेक्सुअल ऑर्गन कह के पुकारे। भाई मेरी तरफ से अगर पूछा जाए तो सेक्सुअल ऑर्गन्स का मतलब ठीक है यार, तुम्हारी जितनी मंशा है उतना है, क्योंकि टॉलरेंट है। लेकिन एक लेवल के बाद हम अपने आराध्यों का सम्मान नहीं करेंगे। और सर तन, एक सेक्शन अगर सर तन से जुदा का नारा लगा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुओं से भी वैसा कोई बाहर निकले और सर तन से जुदा का नारा लगाता हुआ उस तस्लीम रहमानी और किसी की भी गर्दन उतारते हुए कहे कि मेरी भी भावनाएं आहत हो गई और मैं करूंगा, और ये तो होगा। लेकिन उसके साथ दूसरा रिएक्शन ये होगा कि हो सकता है, मैं एक बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, रह रहे हैं और शांति से रहना चाहते हैं, कि एक बात सोच कर देखो। एक नुपुर शर्मा ने, सिर्फ एक नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उबलने लग गया। इमेजिन करके देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। इमेजिन करके देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर एक साथ, और सोशल मीडिया के जमाने में ट्रेंड चलते हैं, ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स में कई बार क्या होता है कि एक साथ हजारों लाखों बंदे एक बार में ऐसा फ्लो कर देते हैं, ऐसी शेयर और ऐसा फ्लो जबरदस्त चला देते हैं, हैशटैग वगैरह ट्रेंड होना शुरू हो जाता है कि सरकारें तक चेक नहीं कर पाती, उसको रोक नहीं पाती। अब ऐसे में इमेजिन करके देखिए, एक कोई ऐसी बात जो इस्लाम के अंदर प्रोहिबिटेड है, या इस्लाम, मुस्लिम्स उस बात से चिढ़ते हैं। अब एकदम से कुछ ऐसा, क्योंकि गुस्सा है इस समय पर, एकदम से कोई कार्टून, कोई बात, कोई इशू, कुछ भी कोई एक इंसान ट्रेंड करता है, और वो क्योंकि इस समय पर लोग गुस्से में भरे हुए हैं, वो दबा के शेयर होना शुरू हो जाता है और 2, 4, 10, 20, 50 करोड़ बार शेयर हो जाता है। अब किससे लड़ोगे? किस से लड़ोगे? कहां लड़ोगे? और एक बार नहीं, ऐसी 10 बातें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन शेयर होनी शुरू हो जाती हैं। कौन कौन कहां कितनी बार लड़ेगा, इतना बताइए। कुछ नहीं करना इन मेजॉरिटीज ने, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज ने भी भरी बैठी हैं। भाई सैमुअल पैटी के बाद तो फ्रांस ने क्या किया था? फ्रांस ने तो पूरा का पूरा पोस्टर पूरी बिल्डिंग पे लगा दिया कि लो अब करो। चार्ली हेब्दो पूरा पोस्टर दोबारा बिल्डिंग पे लगाया, अब करो। और यही पाकिस्तान है, फ्रांस से मदद मांग रहा है, भीख मांग रहा है, मदद नहीं, भीख मांग रहा है कि भाई $107 मिलियन जो मैंने तेरे को देने थे ना, वो माफ कर दे। और फ्रांस ने कहा जा, माफ किए। ये वही पाकिस्तान था जो सरतन से जुदा वाले नारे लगा रहा था, और आज वही पाकिस्तान उसको मदद कर रहा है। मैं जो चीज कहना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों को कि भाई असलियत में से समझो कि दुनिया रिएक्टिव हो रही है आपके प्रति। आप जितना इशू क्रिएट कर रहे हैं, दुनिया उतना ज्यादा आपके प्रति रिएक्टिव हो रही है, और जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, ये चीज मैंने खुद अपने घरों में, अपने रिश्तेदारी में, अपनी जानकारी में, अपने मोहल्ले में देखी। अब पहले तो जो वो सेक्युलरिज्म वाला कंसेप्ट था, अब वो गायब सा होता जा रहा है। अब दिमाग में एक बात है, तैयारी कर लो। ये जो शब्द आ रहा है ना, तैयारी कर लो, इसमें बलि देश चढ़ेगा। हारेगा केवल भारत, जीतेगा चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और भारत का हर वो दुश्मन जो भारत को उभरते हुए नहीं देखना चाहता है।
देश अगर तरक्की करेगा तो पूरा दुनिया, हमारे पूरे हिंदुस्तान का नाम होगा और हिंदुस्तान के समाज का नाम होगा। हर बच्चा, चाहे वो हिंदू और मुसलमान कोई ना कोई क्यों ना हुआ, सब तरक्की करेंगे। लेकिन अगर यही चीजें चलती रही और कहीं ऐसा हुआ कि शायद कोई ट्रेंड या कोई पोस्टर ऐसा हुआ कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जब तक उसे समझ पाए तब तक वो 50,000 या 1 लाख बार या 5 लाख बार या 1 करोड़ बार वो शेयर हो गया, 1 करोड़ बार शेयर हो गया, किस से लड़ते फिरेंगे? जब तक मामला सेटल आए होगा तब तक कितनों के सर तन से जुदा करेंगे? 1 करोड़ बंदा बहुत होता है जिसके सर तन से अगर जुदा करने की लिस्ट होगी, एक कन्हैया लाल के बाद अब हर घर से कन्हैया लाल निकलना शुरू हो जाएगा। और फिर एक नारा था ना कि कितने अशरफ के कितने जो वो मेमन मारोगे, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, कितने कन्हैया मारोगे हर घर से कन्हैया निकलेगा। ये ट्रेंड रिएक्शन के अंदर जब आएगा तो यकीन मानिए संभालना भारी हो जाएगा। और जब आर्या पार होता है तो जो 15 मिनट भौंकने वाले कुत्ते हैं वो अपने घरों में बैठे होंगे या हो सकता है देश छोड़ के भाग जाएं, और ऐसे में केवल आम आदमी मरता है। और अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो वो क्लियर वर्ड्स में एनसी सक्सेना की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो वो साफ कह रहे हैं कि कोई भी दंगा होता है, दुनिया में कहीं पर भी दंगा होता है, माइनॉरिटी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, 1:10 में मरते हैं। मेजॉरिटी का 1 मरता है, माइनॉरिटी के 10 मरते हैं। खून की नदियों के ऊपर कभी भी खेत नहीं लहलहाते, खून की नदियों से देश नहीं बनते। लेकिन अगर खून की नदियां बहनी शुरू हो जाती हैं, देश तो बर्बाद होता ही है, सोशल क्राइसिस क्रिएट होता है, समाज बर्बाद होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कन्हैया लाल मर्डर के अंदर जिस तरीके से ओवैसी का बयान इफ, बट, किंतु, परंतु के साथ आया वो सही मैसेज नहीं दे रहा। यकीन मानिए मैं बहुत खुश हुआ जब जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने क्लियर वर्ड्स में, सच में धन्यवाद है इमाम बुखारी को, सच में धन्यवाद, आपने देश को पहले सोचा। और बहुत से हमारे जो दूसरे जितने भी मौलाना वगैरह हैं उनको धन्यवाद जिन्होंने सच में ये कहा कि जो गलत है सो गलत है। लेकिन ओवैसी, इस बंदे ने, केजरीवाल जैसे तो चुप है, ये तो मतलब ये खून के प्यासे हैं, ये लोग असलियत में खून चाट के अपनी राजनीति करते हैं। अखलाक के घर गए, कन्हैया लाल नाम पे बोला ही नहीं, हाँ कन्हैया लाल नाम पे नहीं बोला, ये राजनीति है। और अगर केजरीवाल को ऐसी राजनीति के नाम पे वोट देते हो तो तुम जाहिल हो। ये खून को चाटने वाले वो ड्रैगन हैं, वो राक्षस हैं जो ऐसे खून के ऊपर राजनीति करते हैं। अखलाक के घर जाके 1 लाख रुपया, और जब आप रास्ते में हो तो भी ट्वीट कर रहे हो कि ऑन द वे टू अखलाक। ये है असलियत में। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी का जो बयान है वो अच्छा नहीं है। देखिए, बयान देना, भड़काना और सच में उसे एग्जीक्यूट कर देना, दोनों के बीच में जो गैप है वो खत्म होता जा रहा है। चाहे वो धर्म संसद में बोलने वाले हुए, चाहे सरदन से जुदा करने वाले लोग हुए, ये देश के लिए बर्बाद करने वाला है। और स्टेप बाय स्टेप देश जो है सिविल वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसका होगा कुछ नहीं, जितना इन दोनों ने जो भी गौस और ये दूसरा जो भी था इसने किया, कन्हैया लाल मर्डर केस में सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान जिस चीज को रोकना चाहते हैं, इस कन्हैया लाल केस ने वो सबसे ज्यादा फायदा वही बीजेपी को पकड़ा दिया। भाई हिंदू और रेडिकल हो गया। अब पहले तक तो क्या हुआ था, पहले तक पढ़ा लिखा आदमी जो है वो सोच समझ के वोट डालता था कि यार बीजेपी को दूं या ना दूं, ये लोग जो हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अब एक मुश्त जो पिछले बार तक वो आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों को डाल रहे, भाई साहब बीजेपी को डालेंगे, हमारे सर तन से जुदा नहीं होने चाहिए।
हमारे सर तन से जुदा नहीं होने चाहिए, ऐसा ऐसा कहते हुए लोगों को सुना है। और मुस्लिम्स अपने दम पे 100% सीटें जीत जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कन्हैया लाल जैसों के मर्डर ने अब कहीं ना कहीं, और ब्रूटल मर्डर और उसके बाद ओपन धमकी, वीडियो बनाकर ओपन धमकी देना बैकफुट पे ला चुका है सारे मुस्लिम्स को। और अब एक बार को जो भी इंसान होगा वो अपने दोस्तों के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी गौस को देखना शुरू कर देगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पीठ में छुरा घुस जाए। शक पैदा हो चुका होगा और ये बहुत बुरा है किसी भी समाज के लिए। और मुस्लिम्स इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं और देश को धकेल रहे हैं। देखिए टीवी डिबेट्स में, और सबसे पहली बात तो मीडिया तो बर्बाद कर ही रहा है और मीडिया तो जानबूझकर भड़काता है ऐसी डिबेट्स को। तो इन डिबेट्स को देख के अगर आप इस तरीके के नारे लगाते हैं तो क्षमा कीजिएगा, बुद्धि नहीं है। और अगर ये टॉलरेंस नहीं है तो यकीन मानिए तैयार रहिए, अगले कोई ना कोई ऐसा मामला महीने 2 महीने या 6 महीने में होगा कि 1 करोड़ के करीब बंदा उसी चीज को ट्वीट रीट्वीट और सब चीजें जो फोटो पोस्टर वगैरह है, ऐसा कुछ जो कि ऑब्जेक्शनेबल है इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए, वो सारा 1 करोड़ बार शेयर कर दिया जाएगा। किस किस की गर्दन उतारते फिरोगे? तो वो जो कितने कन्हैया मारोगे, हर घर से कन्हैया निकलेगा टाइप की सिचुएशन दिखाई देगी। इमाम बुखारी ने इस चीज को समझा और एक बहुत अच्छा बयान दिया। ओवैसी जानवर आदमी है, इसने मामले को खराब किया और केजरीवाल को तो खून चाटने को मिला नहीं, इसलिए चुप बैठा हुआ है। तो दोस्तों समझिए, हाथ जोड़कर विनती है, देश का मामला है और दुनिया जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, देश के अंदर समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश ना करें और विदेशों का हथकंडा ना बने, विदेशों का औजार ना बने। अगर ऐसा हुआ तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा, देश कभी जीत नहीं सकता। धन्यवाद।